Hello everyone, myself Dr. Nur Fatma. Today I will teach you respiratory topic transport of gases, respiratory gases. इसके अंदर हम देखेंगे कि respiratory gases किस तरह से बॉडी के अंदर यानी एक ब्लड टू एल्वुलर, एल्वुलर टू ब्लड ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती हैं, किस तरह से वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती हैं, किस तरह से वो जो उनकी एसोसिएशन और डिसएसोसिएशन होती है और किस तरह से वो ट्रांसपोर्ट करती हैं बॉडी के अंदर और आउटसाइड द बॉडी। तो इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जो चीज़ हमने देखनी है, हमने दो ही चीज़ों को देखना है जो कि दो ही गैसेज होती हैं, एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो हम देखेंगे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है, ऑक्सीजन की कैरी कैपेसिटी एचबी के साथ कैसी है, ब्लड के साथ कैसी है, हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को देखना है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में भी उसके भी डिसोसिएशन कर्व को देखेंगे, साथ देखेंगे हेल्डन इफेक्ट को। ये सब भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हैं। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो एल्वुलाई से लेके ब्लड में और यानी ब्लड के थ्रू जो बॉडी के टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन जो पहुंचती है वो दो फॉर्म में पहुंचती है, एज ए सिंपल फिजिकल सोल्यूशन फॉर्म में और दूसरी कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन यानी एचबी के साथ कंबाइन हुई होगी, अटैच होगी, तो इस फॉर्म में जाएगी टिश्यूज़ के पास ब्लड से, या फिजिकल सोल्यूशन फॉर्म में जो कि वो सॉल्युबल हुई बॉडी फ्लूइड्स में उस फॉर्म में जाएगी टिश्यूज़ के पास। अब हम देखते हैं कि सिंपल फिजिकल सोल्यूशन फॉर्म में किस तरह से होगी। तो इसके अंदर जो बॉडी जो ऑक्सीजन जाएगी ना, वो प्लाज्मा जो वाटर होता है प्लाज्मा का, उसके अंदर डिज़ोल्व हुई होगी ऑक्सीजन, वो होगी फिजिकल फॉर्म। और उसके बाद जो अमाउंट होगी ना वो बहुत ही कम यानी बहुत ही लेस अमाउंट में ऑक्सीजन इस तरह की होगी जो बॉडी के जाएगी ब्लड में सिर्फ कितनी होगी 0.3 ml पर 100 ml ऑफ प्लाज्मा, यानी 100 ml प्लाज्मा के अंदर कितनी क्वांटिटी में ऑक्सीजन होगी 0.3 ml। ये बहुत ही कम, इसलिए कहते हैं निग्लिजिबल जो है ना ये जाएगी ब्लड के अंदर। और दूसरी जो हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्बिनेशन के अंदर है तो वो जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म के अंदर ट्रांसपोर्ट होगी। वो आयरन पार्ट जो है हीमोग्लोबिन का उसके साथ बाइंड करेगी और एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर 4 एटम्स आयरन के होते हैं। और वो जो आयरन जो होता है बना होता है हीमोग्लोबिन का, वो होता है फेरस फॉर्म में होता है वो। उसके साथ उन 4 आयरन के एटम्स के साथ जो है ऑक्सीजन करेगी, अटैच होगी और उसके साथ फिर वो ट्रांसपोर्ट होगी। अब हम देखेंगे हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या है, कितनी होती है। तो हीमोग्लोबिन जो है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। उसने क्या है कि ये वो अमाउंट है, हीमोग्लोबिन की कैरिंग कैपेसिटी क्या है कि ऑक्सीजन की वो अमाउंट जो 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ जो है ट्रांसपोर्ट होगी। यानी 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन के अंदर कितनी ऑक्सीजन हो सकती है, कितनी ऑक्सीजन वो कैरी कर सकता है, यही उसकी कैपेसिटी है। तो वो कितनी है 1.34 ml पर ग्राम। ये है हीमोग्लोबिन की कैरिंग कैपेसिटी। अब हम ब्लड की देखेंगे कि ब्लड की कितनी होती है। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड जो है ये इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं या इसको हम क्या कहते हैं, ये होती है वो अमाउंट ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड, यानी ब्लड ने जो अमाउंट ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट की है उसे कहेंगे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। तो ब्लड कितनी ले सकता है, कितनी वो अमाउंट कैरी कर सकता है, तो हम उसको देखते हैं कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट जो होता है ब्लड के अंदर होता है वो 15 ग्राम% होता है। ठीक हो गया। और जैसे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है हीमोग्लोबिन की वो 1.34 ग्राम पर एम एल पर ग्राम थी, जो हम लोगों ने पहले देखा कि एचबी की थी इतनी। तो ब्लड की कितनी है 15 ग्राम% है। तो वो कितनी कर सकता है, मतलब वो कर सकता है कैरी कर सकता है 20 ml% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कैरी कर सकता है ब्लड, यानी 100 ml ऑफ ब्लड जो है वो 20.1 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। ठीक हो गया। अब हम आगे देखेंगे कि आगे 20 ml ऑक्सीजन को वो कर तो सकता है 100 ml ऑफ ब्लड, लेकिन आगे इसमें देखेंगे इसमें जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड जो है वो कितनी है 19 ml। क्यों 19, यानी हमने पढ़ा था 20.1 था, तो अब 19 पे कैसे आ गया। तो 19 इसलिए आया क्योंकि ये सैचुरेटेड फॉर्म में होती है, इसलिए ये 19% जो होती है वो बन जाती है। मतलब कैपेसिटी उसकी 20 इतनी होती है लेकिन सैचुरेटेड फॉर्म में होती है, तो उसको हम वो 19% जो होती है वो काउंट होती है, 19 ml% होती है। जो कि हीमोग्लोबिन इज नॉट फुली सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन, इट इज सैचुरेटेड ओनली अबाउट 95, यानी 95% सैचुरेट होती है, फुली सैचुरेट नहीं होती। इस वजह से कितनी ये करती है 19 ml/% होती है। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। इसके अंदर है सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन।
यानी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ जो सैचुरेशन है उसको देखेंगे। सैचुरेशन इज स्टेज और कंडीशन व्हेन हीमोग्लोबिन इज अनेबल टू होल्ड और कैरी एनी मोर ऑक्सीजन। यानी सैचुरेशन वो स्टेज होती है जिसमें सारी स्पेस ऑक्यूपाई हो जाती हैं। अब फर्दर कोई भी एलिमेंट या कोई भी ऑक्सीजन लगा लो या कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस है, वो दोबारा उस साइड पे नहीं आ सकता, वहाँ पे अटैच नहीं हो सकता, जो कि सारी स्पेस ऑक्यूपाई हो जाती हैं। तो सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है उस हिसाब से वो उसकी सैचुरेशन होगी। अब इसको एक्सप्लेन कौन करेगा? वो करेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अब ये कर्व हमें बताएगा किस तरह से सैचुरेशन हो रही है, एसोसिएट कर रहा है, डिसोसिएट कर रहा है, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखें कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो है ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है दो चीज़ों को, रिलेशनशिप किसमें? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के अंदर और उसके बाद परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। यानी पहले तो एक चीज़ डिपेंड कर रही है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है, और उसके साथ साथ परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, यानी कितने परसेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ सैचुरेटेड है। ये ग्राफ अफिनिटी करेगा, एक्सप्लेन करेगा अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन को। अब ये एक तरफ राइट की तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ लेफ्ट की तरफ जा रहा है, और एक जो सेंटर से रेड लाइन गुजर रही है वो नॉर्मल है। अब राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो क्या होगा, और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो क्या होगा, इस चीज़ को हम आगे देखते हैं। अगर तो शिफ्ट कर रहा है राइट की तरफ तो इंडिकेट करेगा डिसएसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। अब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्या हो रही है, डिसएसोसिएट हो रही है। और अगर वो लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर रही है। अब डिसोसिएशन उस स्टेज में होती है जब सैचुरेशन हो जाती है, ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। हम आगे देखेंगे कौन से फैक्टर हैं जो राइट की तरफ लेके जा रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एक तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो कम होने लग जाता है। डिसोसिएशन की रीज़न ये होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया है, कम हो गया है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा हो गया है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा हुआ है तो वो ऑक्सीजन को जो है रिप्लेस कर रहे हैं ना, और उसकी जगह वो खुद आ रहा है। उसके साथ जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो बढ़ गई है और पीएच इंक्रीज़ हो जाएगी। इस तरह से एसिडिटी की तरफ चल जाएगा, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, और दूसरी तरफ डीपीजी यानी डाईफॉस्फोग्लिसरेट जो हैं आरबीसीज के अंदर उनकी एक्सेस हो जाएगी, उनकी वो प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। ये चीज़ें होंगी। बोहर्स इफेक्ट वही, अब हम बोहर्स इफेक्ट को देख लेंगे कि बोहर इफेक्ट क्या चीज़ है। तो वो है, उसमें होता है कि जो प्रेजेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना वो डिक्रीज़ कर देती है एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में हो गई है तो वह एचबी की एफिनिटी जो ऑक्सीजन के लिए थी उसको क्या कर देगी, रिप्लेस कर देगी, और वो खुद ऑक्सीजन को रिप्लेस करके खुद उस जगह पे बाइंड कर जाएगी। प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज कर देगी। यही चीज़ें लिखी हुई हैं इसके अंदर। तो कर्व क्या करेगा, राइट की तरफ मूव कर जाएगा, और उसके साथ जो फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बोहर्स इफेक्ट को वो क्या है, शिफ्ट ऑक्सीजन, मतलब कि वो सारे फैक्टर्स जो ऑक्सीजन की डिसोसिएशन कर्व को राइट की तरफ लेके जाते हैं वो सब के सब ही बोहर्स इफेक्ट को इन्हेंस करते हैं, बोहर्स इफेक्ट को काज करते हैं। अब लेफ्ट साइड पे जा रहा है, एसोसिएशन होने लगी है ऑक्सीजन की। अब इसमें क्या होता है कि फीटल ब्लड, क्योंकि फीटल हीमोग्लोबिन जो होती है उसकी मोर एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए एज़ कम्पेयर टू अडल्ट हीमोग्लोबिन। तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो डिक्रीज़ कर जाते हैं, और कंसंट्रेशन पीएच होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी अल्कलाइनिटी की तरफ चल जाती है। तो इससे क्या होता है, लेफ्ट की तरफ कर्व मूव कर जाता है, और ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाती है, एसोसिएशन बढ़ जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। पहले हमने ऑक्सीजन को देखा, अब कार्बन डाइऑक्साइड को देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये 4 फॉर्म में होती है। एक तो डिज़ोल्व फॉर्म में, डिज़ोल्व फॉर्म सबसे कम है, डिज़ोल्व फॉर्म से भी ज़्यादा कम है कार्बोनिक एसिड फॉर्म में वो निग्लिजिबल है, और डिज़ोल्व फॉर्म जो है 7% है, और बाइकार्बोनेट की फॉर्म में 63% जाएगी, और कार्बामिनो कंपाउंड के फॉर्म में 30% जो है ट्रांसपोर्ट होगी। अब देखेंगे किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है। डिज़ोल्व फॉर्म में क्या होता है, डिफ्यूज़ करती है ब्लड के अंदर और डिज़ोल्व हो जाती है फ्लूइड ऑफ प्लाज्मा के अंदर सिंपल सोल्यूशन के फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड और कितनी होती है, 3 ml पर 100 ml ऑफ प्लाज्मा जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है एज ए डिज़ोल्व फॉर्म। ठीक हो गया, सिर्फ 3 ml होती है 100 ml प्लाज्मा के अंदर। अब कार्बोनिक एसिड की फॉर्म के अंदर क्या होती है कि डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना प्लाज्मा के अंदर, वो कंबाइन कर जाती है वाटर के साथ।
अब वो डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वाटर के साथ कंबाइन करती है तो वो क्या कर देती है, वो कार्बोनिक एसिड बना देती है। तो इस तरह से जो ट्रांसपोर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड वो बहुत ही कम निग्लिजिबल होती है। ये दोनों अमाउंट कम थी, ये 7% थी डिज़ोल्व फॉर्म, और जो कार्बोनिक एसिड वाली है तो बहुत ही कम है, मतलब ना होने के बराबर। अब बाइकार्बोनेट सबसे ज़्यादा अमाउंट है, इस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होती है और वो है 63%। इसमें क्या होता है, बाइकार्बोनेट फॉर्म में हो रही होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एंटर कर जाती है आरबीसीज के अंदर। आरबीसीज में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन कर जाती है वाटर के साथ और कार्बोनिक एसिड बन जाता है, हम लोगों ने पहले पढ़ा। कार्बोनिक एसिड बन जाता है। द रिएक्शन इनसाइड द आरबीसी इज वेरी रैपिड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अच्छा, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में सब होता है, हमने जीएटी में भी पढ़ा था कार्बोनिक एनहाइड्रेस को जब एसीएल बन रहा था। कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो कार्बोनिक एसिड जो है वो अनस्टेबल होता है, और जितने भी कार्बोनिक एसिड होती है ना वो सब रेड ब्लड कॉर्पसेल्स यानी रेड ब्लड सेल्स में बनते हैं। अब वो डिसोसिएट कर जाएगा बाइकार्बोनेट्स, यानी कार्बोनिक एसिड सबसे ज़्यादा अनस्टेबल था, अब वो क्या करेगा, वो डिसोसिएट में कर जाएगा बाइकार्बोनेट्स और हाइड्रोजन आयन के अंदर। अब हाई कंसनट्रेशन हो गया बाइकार्बोनेट्स आयन की, डिफ्यूज टू द सेल मेम्ब्रेन इनटू प्लाज्मा, ठीक हो गया। अब ये वही चीज़ बनी हुई है कि वाटर था, कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर कंबाइन की, कार्बोनिक एनहाइड्रेस था, उसने बाइकार्बन मतलब कार्बोनिक एसिड बना दिया और वो बाद में बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया, साथ H+ में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से जो है एक तरफ आरबीसीज है, दूसरी तरफ प्लाज्मा और दूसरी तरफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। तो फिर यहाँ से जो है जो H+ है वो HP के साथ जा रहा है, और साथ क्या कहते हैं ये बाइकार्बोनेट रिलीज़ होके सोडियम के साथ जो है वो अटैच होकर सोडियम बाइकार्बोनेट्स बना रहे हैं, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जो है वो गई है कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के थ्रू ब्लड में आई है, ये सब चीज़ें। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के क्लोराइड शिफ्ट को देखिए, जिसे हैम्बर्ग फिनोमेना भी कहते हैं। ये क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ क्लोराइड आयन होते हैं फॉर बाइकार्बोनेट आयन अक्रॉस द पार। इसमें क्या होगा, बाइकार्बोनेट आयन के लिए क्लोराइड आयन जो है उनका एक्सचेंज होगा, तो इसको हम कहेंगे क्लोराइड शिफ्ट भी कहेंगे, तो हैम्बर्गर फिनोमेना भी कहेंगे। क्लोराइड शिफ्ट होता कब है, जब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे एंटर होती है, ब्लड में, फ्रॉम टिश्यू ब्लड में आ जाती है। हमने भी ऊपर देखा था, ऊपर भी क्लोराइड आ रहे थे। अब हैम्बर्गर फिनोमेना देखेंगे किस तरह से जो है क्लोराइड शिफ्ट होता है। रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट जो है वो प्रोसेस होता है बाय विच क्लोराइड आयन आर मूव बैक इनटू प्लाज्मा। इसमें क्या होगा कि क्लोराइड पहले वो प्लाज्मा से डिसोसिएट हुए और बाइकार्बोनेट्स जो हैं वो क्लोराइड का शिफ्ट इन दोनों के थ्रू होगा। अब क्या होगा, रिवर्स के अंदर ये होगा कि क्लोराइड मूव कर जाएंगे बैक प्लाज्मा के अंदर आरबीसी शिफ्ट से, और उसके बाद ये होता है लंग्स के अंदर होता है और ये कर देता है एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर से। रिवर्स तब होगा जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से निकालना होगा, उस टाइम पे रिवर्स होगा, और बाइकार्बोनेट्स जो हैं वो कन्वर्ट बैक हो जाएंगे किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और वो एक्सपेल आउट हो जाएंगे। कार्बामिनो कंपाउंड की फॉर्म में 30% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है, और ये जो होती है ब्लड के अंदर होती है कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा प्रोटीन, यानी कंबाइन हुई है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ और हीमोग्लोबिन के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। अब इसमें क्या होगा कि अच्छा अगर तो वो हीमोग्लोबिन के साथ है तो उसको हम कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन कह देंगे, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ है तो कार्बामाइनो प्रोटीन्स कह देंगे। ये इनको टुगेदर कहेंगे तो कार्बामिनो कंपाउंड्स बन जाएगा। अब इसमें देखेंगे इसका डिसोसिएशन कर्व किस तरह से है। एक तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दूसरी तरफ कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है रेड वाली साइड से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कार्बन डाइऑक्साइड ये डिमॉन्स्ट्रेट क्या करता है, रिलेशनशिप कोई भी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कंबाइन विद ब्लड, यानी कितनी क्वांटिटी जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ब्लड के साथ कंबाइन कर सकती है उस क्वांटिटी को ये रिप्रेजेंट करता है, उसका रिलेशनशिप, और उसका रिलेशनशिप इसके साथ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब हेल्डन इफेक्ट इसके अंदर आता है। इसके अंदर हेल्डन इफेक्ट क्या है, इज अ फैक्ट बाय विच कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन डिस्प्लेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम हीमोग्लोबिन।
इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन कंबाइन कर जाएगी एचबी के साथ और डिस्प्लेस किसे कर देगी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। उधर हम लोगों ने पढ़ा था बोहर्स इफेक्ट, उसके अंदर क्या था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो थी उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई थी तो उसने रिप्लेस कर दिया था ऑक्सीजन को एचबी से और ख़ुद उसकी जगह पे आ गई थी। यहाँ पे क्या कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है और वो किसको रिप्लेस कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इसी चीज़ को तो हम डिसोसिएशन कर्व कह रहे हैं कि डिसोसिएट कर रही है एचबी से कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इसको इफेक्ट हम कहेंगे हेल्डन इफेक्ट। जॉन स्कॉट हेल्डन ने 1860 में इसको जो है डिस्क्राइब किया था। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट इन ब्लड जो है इस शिफ्ट को जो राइट की तरफ जो है वो करेगा, मूव करेगा। आप सिग्निफिकेंस देख लेते हैं तो इस सिग्निफिकेंस इसकी ये है कि रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम, अब इसका फ़ायदा ये होगा कि डिसोसिएशन हो रही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन आ रही है, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड की डिसोसिएशन चाहिए ही उस टाइम पे जब हमने उसको एक्सपेल आउट करना है, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड ने निकलना है, एक्सहेलेशन होनी है। तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वेलाई ऑफ लंग में आ जाएगी और अपटेक ऑफ, और एक फ़ायदा ये होगा कि ब्लड जो है अपटेक कर लेगा ऑक्सीजन को। ब्लड को तो चाहिए, बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन बॉडी को मिल गई और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी को नहीं चाहिए तो उसने उसको बाहर निकालना है, तो वो जो है ब्लड टू एल्वेलाई कर देगा और वहाँ से एक्सपेल आउट हो जाएगी। ये जिसके दो फ़ायदे हो गए। नेक्स्ट ख़त्म होगी वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।